हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा कि क्या होता है, उसके डिफरेंट चीज़ों का उस पर इफेक्ट देखा। इंटेंसिटी का इफेक्ट, वोल्टेज का इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम वेव थ्योरी को यूज़ करें तो वेव थ्योरी फेल हो जाती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी। देखो, फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी का मतलब क्या है कि वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आई। ठीक, सबसे पहली प्रॉब्लम तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम, ये इंटेंसिटी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी? ठीक, देखिए क्या होता है, अगर ये मेटल प्लेट है, ये इस पे रेडिएशन गिर रहा है, ये रेडिएशन इस पे गिर रहा है। अगर इस रेडिएशन की हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के जाते हैं रेडिएशन आने से, दिस इज रेडिएशन। इस रेडिएशन के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी के होने चाहिए अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है तो, इनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है तो। बट ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया गया, क्योंकि अगर ज्यादा इंटेंसिटी के रेडिएशन आते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं पाया गया। इंटेंसिटी ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ज्यादा इंटेंसिटी अगर हमने थ्रो की, यानी कि फ्लक्स, जो आने वाली रेडिएशन है उसकी क्वालिटी वही रख के उसकी अमाउंट को अगर हमने बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हमने लास्ट उसमें ग्राफ भी ड्रॉ किया था कि अगर इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा आता है, इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ग्राफ ये आता है, जो कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब आइंस्टीन ने इन सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया, अपनी थ्योरी दी, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक, सेकंड प्रॉब्लम वाज टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम, देखिए क्या होता है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो वेव के वेव फ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे वेव चलती है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट। तो जो एनर्जी होती है वो किसी वेव के वेव फ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक, अब किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि जब उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो इजेक्ट होगा, तो ये जो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन अगर इसको एक्सेप्ट करता है, जो यहां पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट होना है अभी थोड़ी देर बाद, वो अगर इस एनर्जी को कंज्यूम करता है या एक्यूमुलेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो कुछ टाइम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट को कलेक्ट करने में लगेगा। ठीक, बट ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया गया। देयर वॉज नो टाइम डिले इन इजेक्टिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एंड कमिंग ऑफ अ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के गिरते में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम का गैप था ही नहीं। देयर वाज नो टाइम लैग। अब इस जीरो टाइम लैग को, जीरो तो नहीं, बहुत कम टाइम का डिले, टाइम का डिले है ही नहीं, यानी कि एनर्जी को कलेक्ट नहीं किया गया है। जो एनर्जी की कलेक्शन में टाइम लगना है वो लगा ही नहीं है। देयर वाज नो टाइम डिले। ठीक है, तो देयर वाज no time delay in ejecting the photoelectron. There was no time gap, कोई टाइम डिले था ही नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में। इस चीज को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्यों है ऐसा, इसको भी आइंस्टीन जी एक्सप्लेन करेंगे।
नंबर 3, तीसरी प्रॉब्लम थी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि वहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी अगर डाली जाए मेटल प्लेट पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी there should not be, this should not exist। ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ये जो न्यू नोट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी धीरे धीरे कुछ टाइम में उसके पास कलेक्ट हो ही जाएगी, जैसे ही वो अमाउंट कलेक्ट होगी वो निकल जाएगा। तो अगर किसी कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन भी है तो उससे एनर्जी कलेक्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर एनर्जी फाइनली उस अमाउंट तक कलेक्ट तो हो सकती है ना। अब वो एनर्जी यहां पे कलेक्ट होने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ही चाहिए इजेक्शन के लिए, अदरवाइज एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक। अब ये सारी जो प्रॉब्लम है इनको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, ठीक। इनकी एक्सप्लेनेशन दी आइंस्टीन ने और आइंस्टीन ने इसको पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेनेशन दी। उसने बोला कि जो लाइट या रेडिएशन गिरता है दैट इज ऑफ पार्टिकल नेचर और उस पार्टिकल का नाम है फोटोन, ठीक है। तो आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन हम यहां पे देखेंगे। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। देखिए आइंस्टीन ने क्या दिया, ठीक। जो ये एक्सपेरिमेंट था ये किसका था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था ये। तो आइंस्टीन ने क्या किया, इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी किया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दी ऑन द बेस्ड ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को उसने यूज किया और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी। उसने बोला कि देयर इज अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। क्वांटम ये क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास, जिसका रेस्ट मास कितना है, 0, बट हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम। उसने बोला कि जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन गिरता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, यानी कि उसमें पार्टिकल नेचर भी होती है और उस पार्टिकल को बोलते हैं हम क्वांटा। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है रेडिएशन, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। इस क्वांटा का दूसरा नाम फोटोन भी है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0, लेकिन उसके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होते हैं, ठीक। अगर उसके पास एनर्जी E है, ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम है E/c, ये उसका मोमेंटम होता है, ठीक है। फोटोन की एनर्जी E और मोमेंटम होता है E/c। अब
इस एनर्जी E को फोटोन की लिखा जा सकता है hc अपॉन लैम्डा, यानी कि जितनी वेवलेंथ का रेडिएशन होता है, जितनी वेवलेंथ का रेडिएशन होता है वो ये वेवलेंथ यूज की जाती है, यानी कि hc अपॉन लैम्डा उसकी एनर्जी होगी। दिस विल बी द मोमेंटम एंड दिस विल बी द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। ये अब ये फोटोन गिरता है प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। अब ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको एक एक करके नोट करिए। ओके, तो आइंस्टीन ने अपनी एक्सप्लेनेशन में ये चीज एक्सेप्ट की है कि लाइट में ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल क्वांटा, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखिए, जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो वेव की होती है, यानी कि वेव नेचर एक्सेप्ट कर रहा है वो। दूसरी चीज, जो ये रेडिएशन है, ठीक है ना, इसमें फोटॉन्स होते हैं, ठीक, और फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी का पैकेट, रेट्स मास 0। तो फोटोन इज अ पार्टिकल और पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, यानी कि h इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, h न्यू। अब अगर ये h न्यू रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है तो E इज इक्वल टू h इंटू स्पीड। फोटोन की स्पीड कितनी होती है? फोटोन क्या होता है? फोटोन की स्पीड लाइट के बराबर होती है। अब मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो आप फ्रीक्वेंसी को v अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, यानी कि c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो। यहां से फोटोन की एनर्जी निकल के आ जाती है, ठीक है। अब जो मास, अगर मास की बात करें, मास ऑफ फोटोन, तो रेस्ट मास तो 0 होता है, बट हम उसकी एनर्जी को, यानी कि hc अपॉन लैम्डा को हम m इंटू सी स्क्वायर के इक्वेट करें तो m की वैल्यू आ जाएगी hc अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर, c से c कट के h अपॉन लैम्डा c। दिस इज मास इक्वलेंट, इक्वलेंट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का इक्वलेंट मास इतना होता है लैम्डा सी, ये यानी कि जो मास है फोटोन का इतना माना जा सकता है, क्योंकि जितनी एनर्जी फोटोन के पास होती है इतनी एनर्जी इतने मास के बराबर होती है। दिस इज मास इक्वलेंस ऑफ फोटोन। अब उसने बोला है, जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है उसमें क्या किया उसने बोला है कि अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है या कोई ऐसी प्लेट है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिख रहा है, ये, तो इस पे क्या होगा? ऐसे रेडिएशन आके गिरेगा, ये रेडिएशन गिर रहा है। अब ये जो रेडिएशन होगा इसकी एनर्जी होगी h न्यू, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। तो इस h न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में चला जाएगा, और बाकी का पार्ट काइनेटिक एनर्जी देगा। ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी देगा। जो चीज मैं पहले आपको एज अ हिंट बता चुका हूं, तो जितनी भी एनर्जी फोटोन की होती है उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली जाती है और बाकी काइनेटिक एनर्जी में। अब जो ये वर्क फंक्शन है, ये है तो एक एनर्जी, तो इसको भी आप h इंटू न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो h न्यू इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टीन, ये इसने दिया है। अब कुछ और बातें हैं जो मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप सुनते रहना और हमें इसको अभी समझना है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच नॉट, यानी कि एच न्यू माइनस एच नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया जाए, मान लो मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे ये जो ग्राफ बनेगा, जो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं और न्यू यहां पे प्लॉट करूं, ठीक, तो ग्राफ यहां पे ऐसा बनेगा, यूं ऐसा ग्राफ आएगा यहां पे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आएगा यहां पे, इससे पता चलता है यहां पे कि दिस न्यू इज न्यू नॉट। देखिए ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, न्यू में और काइनेटिक एनर्जी में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा। तो m की वैल्यू ये हो गई, c ये होगा, दिस इज c, दिस इज कोफिशिएंट c, यानी कि दिस क्वांटिटी इज h न्यू। तो ये ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, ठीक। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन यहां से आ जाती है। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज, देखो जैसे ये वर्क फंक्शन है, दिस वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज, यानी कि वर्क फंक्शन को डिफाइन किया गया है। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल, दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to make electron free from metal, मेटल से फ्री कराने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन, ठीक। नॉट फ्रॉम अ फ्री एटम, यानी कि एटम से फ्री नहीं कराना उसको मेटल से फ्री कराना है। एटम से फ्री कराने वाली एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी, वो वर्क फंक्शन नहीं होता। वर्क फंक्शन बिल्कुल ही अलग चीज है। वर्क फंक्शन इज अ टर्म ऑफ फिजिक्स, यानी कि मेटल की जो सरफेस है उससे फ्री कराने के लिए टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, दैट इज वर्क फंक्शन। आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफरेंट। आयनाइजेशन एनर्जी इज टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम इट्स एटम, एटम से फ्री कराने के, इसको पूरे मेटल से फ्री कराना है, ठीक है। एंड दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। ये केवल मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स है इसी के बारे में। सीजियम हैज द लोएस्ट वर्क फंक्शन, सीजियम हैज लोएस्ट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतना चाहिए। अमंग ऑल एग्जिस्टिंग स्टेबल एलिमेंट्स, जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स है उनमें सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट डज नॉट बिहेव एज अ वेव बट एज अ पार्टिकल नोन एज फोटोन, यानी कि लाइट को पार्टिकल मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि लाइट की पार्टिकल नेचर की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये एक और कंक्लूजन था। फोटोन इज एन एनर्जी पैकेट विद नो चार्ज। जो फोटोन है, फोटोन पे क्या होता है, नो चार्ज, कोई उस पे चार्ज नहीं होता, जीरो रेस्ट मास होता है उसका, विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, which transfer energy and momentum, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करता है वो।
Photoelectric effect is a result of one-to-one inelastic collision. Photoelectric effect is a result of one-to-one inelastic collision. One-to-one inelastic collision, ठीक है ना, in which photon is completely absorbed, in which photon is completely absorbed, ठीक है ना, जिसमें फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? वन टू वन इनइलास्टिक कोलिजन, यानी कि अगर ये मेटल में एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन है, तो फोटोन आता है और पूरा इसी में कंज्यूम हो जाता है, यानी कि फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इनइलास्टिक कोलिजन हो गई। और वन टू वन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से एक ही फोटोन टकराता है, वन टू वन इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ये फोटोन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। ये हम इंटेंसिटी में चेक कर चुके हैं, ओके। तो ये बोल रहा है बट नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज फोटो करंट। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि जो फोटो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये भी हम इंटेंसिटी के इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट और है, इसको भी याद रखना है। इसने बोला फॉर अ गिवन इंटेंसिटी, फॉर अ गिवन इंटेंसिटी, फॉर अ गिवन इंटेंसिटी I, अगर गिवन इंटेंसिटी I है तो I को लिखा जा सकता है N इंटू एच न्यू। एच न्यू तो एक फोटोन की एनर्जी है और N फोटोन्स आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी ये हो गई। फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लेसर विल बी द नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लेसर will be the number of photons। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, और इंटेंसिटी क्या होती है? सम नंबर n मल्टीप्लाई बाई एच न्यू इज इंटेंसिटी। अगर आप न्यू को बढ़ाओगे तो n को कम करना पड़ेगा, क्योंकि I को कांस्टेंट रखना है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, यानी कि एक एक फोटोन को आप और स्ट्रॉन्ग कर दोगे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एंड हेंस लेसर विल बी द फोटो करंट, एंड हेंस लेसर will be the photo current। फोटो करंट और कम होगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हिट्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ हिट्स कम हो जाएंगे तो फोटो करंट भी कम होगी, ठीक। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फोटो करंट कम होगी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फोटो करंट भी ज्यादा होगी, ओके। डज द मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस व्हेन इट एब्जॉर्ब और एमिट फोटोन? देखिए क्वेश्चन ये है, अगर कोई बॉडी फोटोन को एब्जॉर्ब करती है या निकालती है, क्या उसका मास चेंज होता है? आंसर इज यस, ठीक। कैसे चेंज होता है? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। अगर m मास को आप खत्म करोगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। अब फोटोन में एनर्जी होती है, अगर कोई पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका मास कितना बढ़ जाता है? डेल्टा m इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी स्क्वायर। इतना मास का इंक्रीमेंट हो जाता है, और कोई फोटोन निकाल देता तो इतने मास का डिक्रीमेंट हो जाता है। नोट करिए इसको।
आइए अब कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हम सीखेंगे। ओके, देखिए कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक पूरा होने के बाद हमें पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस चीज को थोड़ा हम और स्ट्रेस देके सीखेंगे। ठीक, मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, मान लीजिए ये कोई बल्ब है, इस तरीके का ये कोई बल्ब है ऐसा, ये इस बल्ब से समझ लीजिए चारों तरफ लाइट निकल रही है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर तरफ लाइट निकल रही है। तो अगर इसकी पावर, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी पावर P है, पावर इज इक्वल टू P, P का मतलब P जूल पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 जूल पर सेकेंड, यानी कि 10 वॉट, ये इसकी पावर है। तो इसको अगर सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए ऐसे, ये मान लीजिए ये सर्कल हमने r रेडियस का ड्रॉ कर लिया, कोई और भी सर्कल ड्रॉ कर लो थोड़ी और बड़ी रेडियस का, मान लीजिए ये ड्रॉ कर लिया, मान लो इसकी रेडियस है कुछ r डैश। तो होगा क्या, ये ऐसा बल्ब है, ये ऐसा बल्ब है जिससे 10 जूल एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, यानी कि यहां से 10 जूल एनर्जी पर सेकंड निकल रही है यूं। तो कोई भी सरफेस ले लो जो इसको एनक्लोज करती है, हर सरफेस से 10 जूल एनर्जी पर सेकंड निकलेगी। यानी कि अगर ये सरफेस में कंसीडर कर लूं और इस सरफेस से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाली एनर्जी को काउंट करूं तो वो 10 जूल आएगी। ऐसा यहां पे भी होगा, यही एनर्जी यहां से भी तो निकलेगी, इस सरफेस से भी निकलेगी ये वाली एनर्जी, यूं ऐसे निकलेगी यहां से। अब ये जो ये वाली सरफेस है, इससे भी एनर्जी ऐसे निकल रही है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, 10 जूल। तो ये जो 10 जूल एनर्जी यहां से निकल रही है, ठीक, इसकी हेल्प से ही यहां पे इंटेंसिटी निकल सकती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। एनर्जी इज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अब आप ये देखिए, अगर यहां से P जूल एनर्जी पर सेकंड निकल रही है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज P, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज P डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होगा इस सरफेस का, अगर यहां की इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस सरफेस की, तो इस सरफेस का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी। यानी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम और ये एरिया होगा। ये इंटेंसिटी का समझ लीजिए फॉर्मूला होता है कहीं भी। अब यही इंटेंसिटी यहां पे होगी, पर यहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या निकलेगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम और डिवाइडेड बाई 4 पाई r डैश का स्क्वायर। तो यहां पे इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी एट दिस सरफेस और इंटेंसिटी एट दिस सरफेस अगर काउंट किया जाए तो I1 विल बी ग्रेटर देन I2, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम तो सेम है, 10 जूल एनर्जी पर सेकंड इस एरिया से भी निकल रही है और इस एरिया से भी 10 जूल पर सेकंड ही निकल रही है, पर ये एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया कम है, इसलिए इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी। दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये तो हो गई इंटेंसिटी। अब क्या होता है, अगर यहां पे ये जो बल्ब है, मान लीजिए ये कोई सोर्स है, इस सोर्स से चारों तरफ लाइट निकल रही है ऐसे, इस सोर्स से चारों तरफ लाइट निकल रही है, ये कोई सोर्स है। तो लाइट मतलब फोटोन, लाइट मतलब फोटोन्स, फोटोन्स निकल रहे हैं। अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज h न्यू या फिर h इंटू सी अपॉन लैम्डा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लो इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, जो मतलब लाइट निकल रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा।
तो वो कितनी हो गई एनर्जी, hc अपॉन लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब इसकी पावर है, पावर इज इक्वल टू P, यानी कि इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम निकलता है P, यानी कि एक सेकंड में ये P जूल्स ऑफ एनर्जी निकल जाती है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कमिंग आउट ऑफ द सोर्स कितने होंगे, एक सेकंड में एनर्जी P निकल जाती है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, EP, यानी कि P अपॉन hc अपॉन लैम्डा, दिस इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। किसी P पावर के सोर्स से जिसकी पावर P हो, यानी कि एक सेकंड में P जूल एनर्जी अगर कोई निकाल रहा है तो उससे इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जैसे यहां पे ये कोई सोर्स 1 जूल का है, 1 जूल पर सेकंड का सोर्स है ये, तो पावर इज इक्वल टू 1 वॉट, ये पावर हो गई। तो जो लाइट यहां से निकल रही है, चारों तरफ जो लाइट निकल रही है, ये लैम्डा फॉर दैट इज 7000 एंगस्ट्रॉम, इतने एंगस्ट्रॉम की लाइट निकल रही है। तो बताना है फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स जनरेटिंग पर सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो ये जो सोर्स है, इस सोर्स से 1 जूल एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, तो एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी निकल जाती है, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक, तो अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी निकालूंगा तो दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 7000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ये होगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन कितनी हो गई, 6.67 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर। आप ये देखिए, ये जो 3 जीरो हैं, अगर इनको मैं कट करूं, ये 10 टू द पावर माइनस 6 बन जाएगा। अब 10 टू द पावर माइनस 6, या ये माइनस 6 हो गया, 1000 से कट करने माइनस 6 और प्लस का 8 प्लस के 2 हो गए, और 10 गया ऊपर तो 10 टू द पावर 12 हो गया यहां पे। तो ये कितना बनता है अपना 6.67 इंटू 3 बाई 7, इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 7, 2.86 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ अ माइनस 34 है, ये 3 नहीं है, 6.67 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है ये, दिस इज माइनस 34। पावर में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, पावर को फिर से सही करते हैं, 6.67 इंटू 3, ये तो 2.86 हो गया, तो माइनस के 34 और ये 3, माइनस के 3 और लगा लो तो माइनस के 37 और प्लस के 8, तो माइनस के 37 और प्लस के 8 यानी कि माइनस के 29, माइनस के 29 और प्लस के 10 तो माइनस के 19, ये होगी एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी इतने जूल है एक फोटोन की, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो गए, 1 डिवाइडेड बाई 2.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19,
यानी कि अगर देखा जाए तो 1/2.86 इंटू 10⁻19 इतने फोटोन पर सेकंड निकलेंगे। अब 1/2.86 कितना होएगा? दिस इज 3.5 इंटू 10⁻18। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए पर सेकंड जो निकल रहे हैं इस बल्ब में से। इस बल्ब में से इतने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, हमने किया है इस बल्ब से एक सेकंड में जितनी भी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए, क्योंकि पूरी एनर्जी तो फोटोन से ही मिलके बनी हुई है। तो टोटल एनर्जी को अगर एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं। अब नंबर ऑफ फोटोन्स कमिंग आउट पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज फोटोन फ्लक्स। ठीक है, दैट इज नोन एज फोटोन फ्लक्स, जिसकी बात हम कुछ टाइम के बाद फिर से करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज शो दैट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स एक्सर्ट अ प्रेशर P इज इक्वल टू I/C। ठीक है ना, प्रेशर, अगर प्रेशर की बात की जाए किसी भी एरिया पे, अगर लाइट डलती है I इंटेंसिटी की, ठीक, इंटेंसिटी कितनी है I, तो प्रेशर की वैल्यू होगी I/C। ठीक है, देखते हैं आती है कि नहीं आती है, क्या मीनिंग है इसका, कितना प्रेशर, हमें तो प्रेशर निकालना है, पता नहीं कितना आएगा अभी उसको तो देखेंगे। ठीक है, हालांकि आएगा आंसर यही और उसको हमें लेके आना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जी होती है इंटेंसिटी। अब फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी अगर E है तो उसका मोमेंटम होता है E/C। अब मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, अब मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब मोमेंटम इज E/C, मोमेंटम को क्या लिख दो, E/C, तो दिस इज E/C इंटू T डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ये हो गया। अब आप देखो ये वाली चीज क्या है, E/AT, दिस इज इंटेंसिटी, तो प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन C, ये हो गया। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, यहां पे हो क्या रहा है, ये कैसे निकल आया, इतनी जल्दी कैसे निकल आया। एक्चुअल में हमने कंसीडर किया है कि ये A एरिया, दिस एरिया इज A, यहां से रेडिएशन आ रहा है। ठीक, और जो भी फोटोन आता है इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है फोटोन। तो फोटोन कितना मोमेंटम लेके आता है, इतना, और इससे टकरा के इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अपना पूरा मोमेंटम इस सरफेस को दे देता है, तो इस सरफेस में मोमेंटम ऐड होता जा रहा है, तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम जितना ऐड हो रहा है वो इसका फोर्स हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो P मोमेंटम लेके आएगा यहां पे और फाइनली P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसमें जाके फोटोन खत्म हो जाएगा। अगर फोटोन यहां पे जाके खत्म हो गया तो अपना पूरा मोमेंटम उसने वॉल को दे दिया। अब वॉल के मोमेंटम में इतना चेंज आया, तो अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है रेडिएशन तो प्रेशर कितना होता है, I/C। इन केस ऑफ complete absorption of radiation, absorption of radiation, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन पे अगर केस हो जाए कंप्लीट रिफ्लेक्शन का,
कंप्लीट रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, फोटोन जाके ऐसे टकराएगा और टकरा के फिर एज इट इज वापस आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mv का, यानी कि 2 × E/c। उस केस में प्रेशर आ जाएगा, इससे जस्ट डबल आ जाएगा, 2E/c आ जाएगा यहां पे, तो दैट विल बी 2I/c। दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज प्रेशर। तो दिस इज प्रेशर। देखो दोनों को मैंने P से डिनोट किया, एक P तो प्रेशर है और एक P क्या है, मोमेंटम। तो दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर, और ये वाला मोमेंटम है, ये वाला भी मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम, ये मोमेंटम है। तो अगर कोई फोटोन किसी एरिया पे गिरता है जिसका एरिया A है, तो बस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय C करिए, उसको मिलने वाला प्रेशर, कितना प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहा है वो आ जाएगा। और अगर टकरा के रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है तो डबल प्रेशर अप्लाई करता है, उसकी वैल्यू होती है 2I/c। दिस इज रेडिएशन प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। दिस इज रेडिएशन प्रेशर। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम, ठीक है, एक एक करके छोटे छोटे से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बार नोट करिए आप इसको। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखिए। जैसे इसने बोला कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। एक एनर्जी ऑफ अ फोटोन बतानी है जिसका लैम्डा कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और इस चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल दोनों में बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल दोनों में बताना है। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ध्यान से काम करना हमें। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, hc/लैम्डा। h कितना, 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3 into 10⁻8 और डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4000 into 10⁻10 मीटर, ये है। अब इसकी कैलकुलेशन अगर की जाए तो दिस इज 6.6 into 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, देखिए इन तीन जीरो को अगर हम हटाएंगे 10⁻⁻7 हो जाएगा, -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो जब -34 और +7 करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, माइनस का 27 और प्लस का 8 करेंगे तो 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। तो 6.6 into 3/4 कितना बनेगा, 6.6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 4, 4.96। दिस इज 4.96 into 10⁻⁻19 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी है जिसका वेवलेंथ इतना है। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कर देते हैं, जो भी जूल में होता है उसको 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4.96 into 10⁻⁻19 को अगर आप 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो इससे ये चीज कट जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 से तो 3.1, तो दिस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है। ये एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 6600 नैनोमीटर वेवलेंथ must strike to a totally reflecting screen, must strike to a totally reflecting screen, totally reflecting screen per second for the force of 1 Newton per second to exert a force of 1 न्यूटन। अगर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, ठीक है, तो कितने फोटॉन्स पर सेकेंड यहां पे टकरा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी होता है। डेल्टा पी क्या होता है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि मोमेंटम पर सेकेंड कितना होना चाहिए, 1। अब एक का मोमेंटम कितना होता है, एक का मोमेंटम होता है E बाई सी, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाई सी, यानी कि H अपॉन लैम्डा। दिस इज मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, दिस इज मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का मोमेंटम है ये। अब एक सेकंड में अगर नंबर ऑफ फोटोन्स इतने हैं कि एक सेकंड में मोमेंटम 1 यूनिट ट्रांसफर हो, अब ये कितना होगा, ये मोमेंटम कितना होगा, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है, 6600 इंटू 10 टू द पावर -9। इतना मोमेंटम होगा एक फोटोन का, और मुझे कितना चाहिए मोमेंटम, 1, यानी कि एक सेकंड में मोमेंटम कितना चाहिए, 1 यूनिट। तो n इंटू पी शुड बी इक्वल टू 1, n इंटू पी पर 1 सेकेंड, तो दिस इज मोमेंटम पर 1 सेकेंड। तो n इंटू पी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के, क्योंकि एक सेकंड में जितना भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो फोर्स हो जाएगा। तो एक सेकंड में इतना मोमेंटम ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाई p, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई ये, और ये कितना बनेगा, बस जो चीज नीचे है वो ऊपर चली गई, जो ऊपर है वो नीचे आ गई, 6600 इंटू 10 टू द पावर -9 और डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। तो n इज अप्रोक्सीमेटली कितना आया। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो मोमेंटम होगा वो 2p का ट्रांसफर होगा। तो मोमेंटम फॉर टोटली रिफ्लेक्टिंग है, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv, यानी कि 2e बाई सी। तो जो मोमेंटम की वैल्यू है पर सेकेंड ट्रांसफर होगी वो इसके डबल होगी, यानी कि यहां पे नीचे 2 टाइम्स आ जाएगा। तो np इज इक्वल टू 2p, n इंटू 2p, p तो इतना है एक का मोमेंटम। अब जितने अगर वो mv मोमेंटम से टकरा के mv मोमेंटम से वापस आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है 2mv, यानी कि 2e बाई सी। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2e बाई सी। तो p की वैल्यू इज e बाई सी, तो p हुआ अपना, e बाई सी क्या हुआ, p, तो डेल्टा p हो गया 2p, तो ये n इंटू 2p। अब ये 2 से अगर हम और मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए इस 6.62 से
क्या होगा यहाँ पे -34 ऊपर जाके प्लस के 34 बनने वाले हैं और इससे कट के अप्रोक्सीमेटली 1000 आएगा। तो प्लस का 34 माइनस का 9 इंटू 30 यानी कि 37 और -9 10 टू माइनस के 29 तो 10 टू द पावर माइनस के 29 या 30 ये अपना आंसर होगा 10 टू द पावर 30। ये अब कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे अभी जितनी भी बनेगी 5 इंटू 10 टू द पावर देखिए इससे ये कट के अप्रॉक्सीमेटली 1000 आएगा। 1000 से 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब माइनस का 34 10 टू द पावर -27 आ जाएगा। ये आंसर होगा। इतने फोटॉन्स पर सेकंड उस सरफेस पे टकराने चाहिए। देखिए मैं क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं क्या है। कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे फोटॉन्स आते हैं और टकरा के वापस चले जाते हैं। तो अगर p मोमेंटम लेके फोटोन आ रहा है और टकरा के वापस जाता है तो चेंज इन मोमेंटम कितने का हो जाता है 2p का। इस चीज को ध्यान रखना है। और p की वैल्यू कितनी होती है e/c। तो एक बार टकराने पे 2e/c इतने मोमेंटम का चेंज आता है। तो कितने पार्टिकल एक सेकंड में टकराएं कि फोर्स 1 न्यूटन हो जाए। अब फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t ये है। तो एक सेकंड अगर यहां पे हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम जो एक सेकंड में होगा दैट इज फोर्स, वही फोर्स होगा। अब एक सेकंड में जितने पार्टिकल टकरा रहे हैं इस चेंज में, जो ये वाला चेंज है 2e/c, उतने नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, यानी कि n इंटू 2p इज इक्वल टू फोर्स। यहां पे इस तरीके से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में इसने बोला है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज 400 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ये है किसी मेटल की, फॉर अ मेटल। Photo electrons having kinetic energy maximum of 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। फाइंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। फाइंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स। फोटॉन्स की वेवलेंथ कितनी है। आइंस्टीन ने क्या फॉर्मूला दिया है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमको ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है ना, ये वाली चीज निकालनी है। एक्चुअल में ये वाली चीज जब निकलेगी तो हम इसको एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ये है। तो हमको ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, लैम्डा। ये हमको गिवन है, ये भी हमको गिवन है और बाकी सारी चीजें नोन है। ठीक है, अब आप ये देखिए यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी से डिवाइड कर दो 1 बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी बाई एच सी। पूरी इक्वेशन को एच सी से डिवाइड कर दो। ठीक, तो अगर मुझे ये वाली टर्म पता चल जाती है और मैं इस टर्म में ये वाली टर्म जोड़ देता हूं तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है ना, या फिर एक काम करें, जब हमें ये चीज पता है और ये चीज पता है, दोनों को कैलकुलेट करके आप एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर कर दीजिए, लैम्डा निकल आएगा। तो बेटर है ये काम किया जाए। चलिए करते हैं इसको, कैलकुलेशन को। ओके, h की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म निकाल के जोड़ेंगे, टर्म 1 और टर्म 2। एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये जोड़ना है हमको।
तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 hc अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि 400 नैनोमीटर होती है, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतने जूल, सब कुछ जूल में हो गया। अब यहां पे क्या आ गया, 6.62 इंटू 3/4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -7। -7 ऊपर जाके +7 बनेगा। तो जब आप -34 में +7 करोगे, -34 में +7 करोगे आप, तो माइनस का 27 बनेगा। अब माइनस के 27 में प्लस का 8 करोगे तो माइनस का 19 बन जाएगा। तो दिस विल बी -19, ठीक। एंड दिस इज 16 इंटू 15, यानी कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो गया ये। अब आप ये देखिए, इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं 10 टू द पावर 19 कॉमन ले लूं तो 6.62 इंटू 3/4 प्लस 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया अपने पास। अब इस चीज को किसके बराबर करना है, hc अपॉन लैम्डा की, hc अपॉन लैम्डा के बराबर करना है। अब आप ये देखो, h इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस। अब ये वाली चीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितनी बनेगी, ये चीज तो हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, तो ये अपनी आएगी 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 4.965 प्लस 2.4 प्लस 2.4 दिस होल इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी कि 7.365 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये अपना आ गया किसकी वैल्यू, hc अपॉन लैम्डा की वैल्यू। अब मुझे लैम्डा चाहिए, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, लैम्डा बन जाएगा hc अपॉन 7.365 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। hc की वैल्यू कितनी लोगे आप, अगेन 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7.365 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब -34 तो ये रहा और प्लस का 8 ये रहा, तो यहां पे 10 टू द पावर -34 और प्लस का 8 माइनस का 26 हुआ, और माइनस का 26 और नीचे से प्लस का 19, तो माइनस का 7 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7.36, ठीक है। 6.62 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 7.365, 2.696 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यानी कि सीधे सीधे इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2696 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2696 एंगस्ट्रॉम, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना 2.696 ये इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसको हम लिख सकते हैं 2.62696 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने एंगस्ट्रॉम। ये अपना आंसर हो गया, समझ लीजिए इस केस में। तो ये अपना आंसर है, इतनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा यहां से,
जो मतलब इतनी वेवलेंथ का फोटोन हमको चाहिए जो गिर रहा है, जो गिरने वाला फोटोन है उसकी वेवलेंथ इतनी होगी, तब जाके इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी जो निकलेगा। ये प्लेट है, इस प्लेट पे पहले ये रेडिएशन गिरेगा फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उतनी वेवलेंथ का रेडिएशन गिरना चाहिए तब इतनी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका वर्क फंक्शन इतना होगा, इतनी वेवलेंथ के बराबर होगा। नोट करिए।